नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा मुद्दा है जनमंच का, कहते हैं कि रुपए की कीमत घट रही है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, उससे महंगाई बढ़ रही है। क्या जुमला है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अक्सर होता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं, और उसके कारण आम आदमी पिसता रहा है। आइए इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं गिरिराज गर्ग साहब, सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, और उनसे ऊपर ओहदे पे हमारे बीच महासचिव सुरेश चौधरी जी बैठे हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। राजेश कोठारी जी हमारे बीच हैं, अर्थशास्त्री की भूमिका निभा रहे हैं। जसवंत मील साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि फॉरेक्स के अध्यक्ष हैं। साथ ही NK शारदा साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट है। विशेष टिप्पणियां उनकी आएंगी हमारे बीच। बीजेपी खेमे से सुमन शर्मा जी हैं, महिला मोर्चा अध्यक्ष, जहां पे कहते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो खासकर महिलाओं पर विशेष ध्यान जाता है कि महंगाई की मार वो ज़्यादा झेलती हैं। तो महिला मोर्चा अध्यक्ष हमारे पास बीजेपी से सुमन शर्मा जी, और बीजेपी से अशोक लाहौटी जी हमारे बीच हैं। व्यापार प्रकोष्ठ बीजेपी से मुकेश पारिक जी हमारे बीच हैं। मंडल अध्यक्ष मालवीय नगर से मिथिलेश राठौड़ जी और पार्षद मीना यादव जी हमारे बीच हैं। आइए इस चर्चा को लेकर सबसे पहले चलना चाहता हूं, एक अर्थशास्त्री की भूमिका निभा रहे राजेश कोठारी जी के पास आना चाहता हूं कि क्या माजरा है कि जिसके कारण आम आदमी को ये लग रहा है कि डॉलर की रेटें बढ़ रही है, रुपए की कीमत घट रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, या फिर ये एक जुमला है, केवल एक मात्र एक सोच है जिसके कारण हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। अतुल जी, न ये जुमला है न ये सोच है, बल्कि ये हकीकत है। हमें समझना होगा कि जिस महंगाई की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, और गहराई में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा इस स्तर के ऊपर कि हमने जो भी आर्थिक नीतियां लगाई हैं पिछले 5 साल में, 10 साल में, या लंबे समय तक, महंगाई उसका परिणाम है। महंगाई कारण नहीं है, महंगाई परिणाम है। हमारी जो आर्थिक नीति है वो केंद्र सरकार की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हो, उन सब का मिला जुला परिणाम यह है कि आज रुपया मेरे ख्याल से अपने जीवन काल के अंदर सबसे कमजोर स्तर पर आ चुका है। नहीं, कमजोर स्तर पर आ गया। आपने कहा कि आर्थिक नीतियां बनाई गई, आर्थिक नीतियों का कारण महंगाई है, महंगाई का कारण आर्थिक नीतियां हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। महंगाई परिणाम है, कारण नहीं है। कारण है हमारे आर्थिक नीतियां। उदाहरण के लिए हमारा बढ़ता हुआ घाटा, उदाहरण के लिए हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हुए इंपोर्ट ज्यादा है, उदाहरण के लिए जो हमने इस देश को देने की कोशिश करी, रोजगार, निवेश, बचत, वो सारे प्रोग्राम आज धराशायी हो गए। हमारा निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हुआ है उसका परिणाम आया नहीं है। यानी देखिए अतुल जी, कितनी विडंबना है। पर कैपिटा इनकम भी कम हो रही है। नहीं, पर कैपिटा इनकम भौतिक रूप से बढ़ रही है। हाँ, भौतिक रूप से बढ़ रही है, भौतिक रूप से बढ़ रही है। अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के पर कैपिटा इनकम मौद्रिक रूप के अंदर 50,000 रुपया है, अच्छा लगता है सुनने में, पर उस 50,000 रुपये हम कितना खरीद पाते हैं, ये एक विचार का विषय है। ये एक विचार का विषय है। मेरा कहने मतलब ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है उससे रुपये की कीमत इससे कम हो गई है, और अभी तो ये शुरुआत है। इससे भयावह दिन जो आने वाले हैं उसके लिए हम लोग तैयार होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लेवल के ऊपर सरकार न निवेश को बढ़ाने में सफल हो पा रही है, ना रोजगार दे पा रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर पा रही है, और यहाँ तक कि जो एजुकेशन है, जो कैपिटल अकाउंट है, उन सब के ऊपर हमारे जो प्रोग्राम है उनका परिणाम बहुत अनुकूल अभी नजर नहीं आ रहा। राज्य सरकार की क्या भूमिकाएं हो सकती है इन सब में? राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य के अंदर निवेश, बचत, रोजगार के सार्थक प्रयास कर सकती है। अभी तक जो देखने में आया है, एज ए प्रोफेसर मैं बात कहूंगा और खुले मन से बात कहूंगा कि अभी तक हम जो भी प्रोग्राम लगा रहे हैं उन प्रोग्राम के पीछे जनमानस को सतही तौर पे संतुष्ट करने का प्रयास है। नहीं, मुफ्त दवा योजना, ये सतही तौर पे संतुष्ट करने की बात, ये निवेश का मसला नहीं है। बाकी योजनाएं जितनी भी आ रही है, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक हमारे मनरेगा या महानरेगा प्रोग्राम चल रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम है, पर आप देखिए जिस हिसाब से उनको लागू किया गया है उससे और कुछ हुआ या नहीं हुआ है। जो रोजगार सृजन हुआ है उस रोजगार से आदमी अकुशल ज्यादा हुआ है, कुशलता उसकी कम हुई है। अगर आप कभी भिलवाड़ा तरफ जाएं, आपको लगेगा कि टेक्सटाइल जैसा जो हमारा एक बैकबोन है, वहाँ पे आज आपको आदमी मजदूर नहीं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उसको किसी हद तक एक इनकॉम्पो या इनकॉम्पिटेंट बना दिया है। भाई तुम साल में 100 दिन तुम्हें रोजगार दूंगा, पर उस रोजगार में मैं कितना सृजन कर पाऊंगा उसका कोई धनी धोरी नहीं है। योजना अच्छी है, पर जिस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, जिस हिसाब से क्रियान्वयन किया गया है, उसको लगता है कि एक आम आदमी का पैसा जिस तरह बहाया जा रहा है, उस तरह एक चिंता का विषय है। एक प्रबुद्ध वर्ग होने के नाते मेरा सोच है सरकार को चाहिए कि गरीब की मदद करे, उसको असहाय ना बनाए। चलिए, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हमारे बीच NK शारदा साहब बैठे हैं, उन तक आना चाहता हूँ। सर, ये जो महंगाई है, ये जो रुपए का अवमूल्यन है
और उसके साथ डॉलर की रेट, केवल हम एक डॉलर को लेके अपने अवमूल्यन की बात करें, परंतु बाकी हमारी नीतियां भी बहुत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके कारण आपको कहाँ लगता है कि कौन कौन से सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं खासकर? यदि 2-1 साल का पीरियड छोड़ दें तो हमारा बाकी इकोनॉमी इतनी कोई ख़राब नहीं थी, और हमने रोज़गार भी दिए हैं, और हमारे जो लोग हैं उनको करीब करीब सबको रोज़गार मिला। ये है कि एक हर आदमी क्या चाहता है कि हमें बेटर रोज़गार मिले, तो वो अपने को एक स्टैंड रखता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, लेकिन ऐसी नहीं है कि कहीं रोज़गार की कमी नहीं रही है। 2 साल थोड़ा सा एक्सेप्शन रहा है। इसका कारण मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमने जो इकोनॉमी जो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, जो 20 सालों में जो डेवलप करी है, वो बेसिकली हमने फॉरेन के ऊपर काफ़ी डिपेंड हुए हम। और एक्चुअली जो हम आगे बढ़े उसके पीछे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल था, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2-3 साल में आपने देखा होगा कि जब से फॉरेन पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जब रिसेशन आया है, उसका इम्पैक्ट अपने इंडिया में भी आया है। क्यों आया है? एक्सपोर्ट सारे अपने डिपेंड है सारे फॉरेन से। जब वहाँ पे डिमांड नहीं रहेगी तो हम एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? तो नेचुरली अपना डॉलर गिरना स्वाभाविक है। दूसरी, जब वहीं पे पैसे की ज़रूरत है तो पैसे वापस निकाल के ले जा रहे हैं, तो पैसा निकाल के ले जा रहे हैं तो वापस डॉलर जा रहा है, तो डॉलर जा ही जा रहा है। आप ये देखें तो डॉलर गिरना स्वाभाविक है। लेकिन आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, कि मैं तो ये कहता हूं कि कोई बात नहीं, जो डॉलर जा रहा है, लेकिन यदि बाहर जो डॉलर जा रहा है, और आज आप देखोगे कि जो यूएसए था उसने अपने को रिवाइव किया है। जो 2 साल 3 साल पहले जो यूएसए की इकोनॉमी जो इतनी डाउन हो गई थी, नाउ दे हैज रिवाइव्ड। सर, एक सवाल यहाँ पर मेरे सामने आता है, अगर अमेरिका अपने आप को रिवाइव कर सकता है तो हिंदुस्तान के पास क्या कमी है रिवाइव करने की? सर, ये मैं एक बात थोड़ी सी उसको बोल के ये बताऊंगा कि जब वो रिवाइव करता है तो हम वापस से हम भी रिवाइव करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत कुछ डिपेंड है उस पर। वापस जब वो कमाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? चिदम्बरम साहब का जो स्टेटमेंट था कि हम बहुत जल्दी एक लेवल पे आ जाएंगे, तो उन्होंने कोई लेवल सेट कर रखा है क्या? बिल्कुल, उनका कोई लेवल सेट है, मतलब उनके दिमाग में कोई लेवल सेट है? लेवल बिल्कुल सेट है, मेरा मानना लेवल सेट है। मेरा मानना लेवल सेट है, क्योंकि जब वो लोग वापस कमाएंगे तो इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। वो इन्वेस्टमेंट वापस आएगा और डॉलर, मेरा मानना है कि बहुत ऊंचा नहीं, ज्यादा नहीं जाके वापस गिरेगा, लेकिन इट इज ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो अब एक तो चीज हो गई। अब दूसरी चीज है कि अपन क्यों नहीं कर सकते रिवाइव, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो मेरा मानना है कि हमें बिल्कुल, यहाँ हमारी थोड़ी कमजोरी भी है कि हमें इंडिया की इकोनॉमी को ही डेवलप करना चाहिए विद द इंडियन रिसोर्सेज। हम अभी बाहर के रिसोर्सेज पे डिपेंड है, इसकी वजह क्यों नहीं? ये इशू बहुत अच्छा था कि हम इंडियन रिसोर्सेज के साथ अपने आप को डेवलप करें, जैसे वो लोग कर रहे हैं। उसी तरह से हम अपने आप पे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, लॉन्ग टर्म सोचें हम कि हमारे इंडिया, जैसे आज कंपटीशन हमने ओपन कर दिया, मैं कहता हूँ कि हम इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उसको थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि वो जो कमाएंगे वो पैसा इंडिया में रहना है, वो बाहर वाले कमाएंगे वो पैसा बाहर जाएगा, तो अपना डॉलर गिरेगा। तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें जो प्रेजेंट में जो डॉलर गिर रहा है उससे घबराना नहीं चाहिए। बस ये है कि थोड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। फॉरेक्स से मील साहब बैठे हैं, उनकी स्थितियां अभी वही जान पाते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हालत क्या हो रही है। वो इन लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। मील साहब क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ हम बड़ी दुविधा में हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि एज एक्सपोर्टर हम डॉलर ला रहे हैं तो हमें बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन ये एक भ्रम है ये भी, क्योंकि अगर कोई हफ्ते 10 दिन पहले कोई अगर आपने डील करी और उसकी पेमेंट आ रही है, वो तो एक शॉर्ट टर्म आपको फायदा हो रहा है, लेकिन उसके साथ हमारा जो व्यापार है वो इंपोर्ट पे जुड़ा हुआ है। लकड़ी में इंपोर्ट करते हैं, ग्लू जो है, पॉलिश है, इसके जो मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल है, सारे के सारे इंपोर्ट होते हैं, वो तुरंत महंगे हो जाते हैं। इसके साथ यहाँ ये करोगे तो डीजल विजल ये सारे महंगे होंगे। एक फ्यूल महंगा करते ही, एक फ्यूल के महंगे होते ही सारी की सारी चीज़ें जो है महंगी हो जाएगी, लेबर बढ़ जाएगी, हम वही ढाक के 3 पात। अल्टीमेटली इसका नुकसान है, अल्टीमेटली नुकसान है डॉलर के बढ़ने का। ये स्थिर होना चाहिए। और दूसरी एक और बात है, हमें एक और नया काम दे दिया इसने कि पहले कभी पैसा 2 पैसा बढ़ता था तो ध्यान आता था, अब पता चले आपको रात को सोए और सुबह उठे 60 पैसे बढ़ा हुआ मिल रहा, मतलब सुबह से शाम तक 60 पैसे बढ़ गया एक ही दिन में। तो अगर किसी की $1,00,000 की पेमेंट आ रही है तो उसने तो इंपोर्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, मतलब तो एक दिन में लाखों डॉलर खरीद के रखना, बेचना, ये भी एक बिजनेस हो गया आजकल। सर बिजनेस हो गया, लेकिन एक एक्सपोर्टर जो बहुत ज्यादा, राजस्थान के एक्सपोर्टर इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गिने चुने होते हैं, वो बेचारे कहाँ अपना दिमाग लगावे इसमें कि मैं इसको हेज करूं, ये करूं, वो करूं। एक नया काम दे दिया कुल मिला के। पैसा 2 पैसा बढ़े यहाँ तक तो ठीक है, पैसे 2 पैसे 5 पैसे, अब 60 पैसे एक दिन में अप एंड डाउन, तो ये तो एक नया वो शेयर मार्केट वाला सा काम। राज्य सरकार से क्या चाहते हैं? राज्य सरकार क्या लगता है आपको कि राज्य सरकार यहाँ हेल्प कर सकती है? देखिए, राज्य सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने में कर सकती है, वैसे मेन काम तो केंद्र सरकार का ही है। राज्य सरकार तो यहाँ जो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसमें इसको थोड़ा सुगम कर देवे, यहाँ की कार्य प्रणाली को थोड़ा
जैसे सिंगल विंडो है या कुछ भी है आसान कर देवे। मैं यहाँ पर बीजेपी से हमारे बीच मुकेश पारिक जी बैठे हैं व्यापार प्रकोष्ठ से, मैं उन तक आना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि इस देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने जो इस देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ागर्क किया है, ऐसा लगता है कि इस पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था है उस पर इस सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है। अगर हम एक शब्द में कहें तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे आप डॉलर की बात करें, हमको आज़ाद हुए 65 साल हो गए। 1 रुपया जब हम आज़ाद हुए थे, जब डॉलर हमारे रुपए के बराबर था, आज हमारा 65 रुपए के करीब पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने साल हमको आज़ाद हुए हैं उतने रुपए की कीमत हम डॉलर की कीमत के उसमें मुकाबले गिरा रहे हैं। तो ये विषय जो है बहुत ही चिंता का विषय है। चाहे देश का व्यापार हो और इनकी नीति और इनकी नीयत, ये दोनों खराब होने के कारण आज स्थिति ये हो गई है। आप महंगाई की और कहीं भी आप चले जाएं, इस सब कुछ जिम्मेदार इनकी नीतियां हैं। जब तक इनकी नीतियां ये ठीक नहीं होगी इस देश के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब देश का प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी बने थे, मुझे याद है व्यापारिक और औद्योगिक जगत ने बहुत खुशी जताई थी और ये कहा था कि अब इस देश की और कुछ सुधरे या नहीं सुधरे, लेकिन अर्थव्यवस्था जरूर सुधरेगी, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री बना है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था ही सब में ज़्यादा खराब हुई और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। हमारे चिदम्बरम जी भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, हमारे मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, लेकिन अर्थव्यवस्था यहाँ की बहुत खराब है। और आप जो राजस्थान की बात करते हैं, तो चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राजस्थान में हो, ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। एक ही सरकार दोनों जगह काम कर रही है। राजस्थान सरकार क्या इस तरह की कोई परिवर्तन या कोई ऐसी चीजें नहीं ला सकता? बिल्कुल, मुझे याद है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मांग करता था कि पेट्रोल और डीजल की वैट दर कम की जाए। लेकिन आज जब पेट्रोल और डीजल इस मुकाम पर पहुंच गए, कोई कार्यकर्ता ये मांग नहीं करता कि सरकार वैट की दर कम करे। आज राजस्थान सरकार को वैट की दर कम करनी चाहिए, गोवा की सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। आज सब्जियों में क्या हो रहा है, हमारे किसान को सब्जी की दर ये नहीं मिल रही है, लेकिन आज यहाँ उपभोक्ता को इन दरों में खरीदना पड़ता है। 15 रुपए में 15 दिन में 15 रुपए किलो प्याज आज बढ़ गया, लेकिन क्या किसान को नहीं मिल रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें जो है, प्याज राजनीति का बहुत बड़ा सिंबल हो गया वैसे, जहाँ देखा जाए वो प्याज तो राजनीति बहुत लंबी हो गई है। आज के यहाँ पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। Let's do this. Drive fun into every day in the all-new Indigo ECS. All-new look, all-new interiors, all-new powertrain, all-new attitude. The all-new Indigo ECS. हर इंसान का घर चुनने का कारण अलग होता है। चलिए सुनते हैं रंगोली गार्डन्स में घर लेने वालों का क्या कारण था। रंगोली गार्डन की सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे जो बड़े बड़े पार्क बने हैं, ये मुझे काफी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रीनरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। किसी भी टाउनशिप में से इसका कोई कंपेयर नहीं है। रंगोली गार्डन इज बेस्ट। रंगोली गार्डन जो कि शहर के इतने नजदीक है, वैशाली नगर के एकदम एडजॉइनिंग है, और जहां पर इतनी सारी एमिनिटीज हैं। बिसाइड सराउंडिंग्स, घर के अंदर जो हमको जो चीज़ें दे रखी हैं, पाइपलाइन कनेक्शन है, इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर, और गार्बेज सिस्टम का भी कुछ डिफरेंट चीज़ है, वो पूरे जयपुर में किसी टाउनशिप में नहीं है। सारी चीजें एक साथ जो इस प्रोजेक्ट में है। तो चलें रंगोली गार्डन्स, a joint venture of Ashiana and Mangalam, just 1.4 kilometers from Vaishali Nagar. SMS RGJ 53030. हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना।
Yes, always talk frank के साथ, ये तो होना ही है। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। The new Bolero. नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल हर साल की तरह इस बार भी होगा सब कुछ खास। खूबसूरत डिजाइन, बेहतरीन क्वालिटी और अद्भुत कारीगरी का अनोखा संगम। एक से बढ़कर एक डायमंड, कुंदन मीना और कलर स्टोन ज्वेलरी का नायाब कलेक्शन। इन ज्वेलर्स एसोसिएशन शो जस्ट 2013 19 से 22 जुलाई, बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर। अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसीन, लीकेज का डॉक्टर। A product by Diamond Building Care। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर चर्चा के लिए मैं आना चाहता हूँ, सुरेश चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ, महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे बीच है, उनसे जानना चाहता हूँ। सर, बहुत सारी बातें हैं जो आपके आप जहन में आ गई। मैंने एक भूमिका आप तक बना के भेजी है कि क्या इन भूमिका के साथ आप क्या सोचना चाहते हैं। राजेश कोठारी जी बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना चाहते हैं, परंतु तब तक मैं उनके पास आऊँ उससे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इतनी सारी भूमिकाएं आई है आपके बीच में, अब उसका क्या जवाब? देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि ये तो सत्य है कि महंगाई है। आज इसको मैं कहूं कि महंगाई नहीं है तो वो नहीं चलेगी, महंगाई तो है। लेकिन ये महंगाई जो हुई, ये देश में जो विकास हुआ, देश में जो तरक्की हुई, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, विकसित देश और विकासशील देश, इन दोनों में फर्क है। भारत आज विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। और मनमोहन सिंह जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी जब 2003 में वित्त मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, और नरसिम्हा राव जी के टाइम पे जब वो वित्त मंत्री थे, तो उस टाइम की उनकी लागू की हुई नीतियां अगर देश में कंटिन्यू चलती रहती तो इस देश की तस्वीर अलग होती। लेकिन बीच में आप मेरी बात सुने, बीच में जो 6 साल का ब्रेक लगा, वो ब्रेक आज तक परेशान कर रहा है। आज के 10 साल पहले तनख्वाह क्या थी, आज तनख्वाह क्या है? सुमन जी को तो पता है कि इनके घर में सैलरी कितनी बढ़ के आ रही है और घर खर्चे में कितना बढ़ा है। सैलरी बढ़ी है। हाँ, ये ठीक है कि जब डॉलर में फ्लक्चुएशन होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फर्क पड़ता है। तो ये कुछ समय के लिए है। देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इतने कुशल हैं कि जल्दी ही इसमें सब। मतलब हम एक चीज ये बता दीजिए, विकासशील देश का ये झंडा कब तक लेके, कितने सालों और लेके चलना चाहते हैं? ये सब अपने सबके लिए खुशी का अवसर है कि भारत विकसित देश कहलाए। लेकिन जिस देश में आजादी से पहले सुई नहीं बनती थी, उस वर्तमान भारत का निर्माण किसने करवाया? वर्तमान भारत जो विकासशील भारत है, इसका विकास किसने किया? ये सारा भी देखना पड़ेगा। वो लोग कौन है जिन्होंने विकास कराया? वो पार्टियां कौन है जिन्होंने विकास करवाया? उनकी नीति क्या थी, नीयत क्या थी, जिसकी वजह से वर्तमान भारत का निर्माण। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार के बिहाफ पे देशों के विकास होते हैं कि आम आदमी की एक ज्वलनशील पद्धति है, या एक आम काम से सरकारों के विकास, ये देश के विकास होते हैं? देखो, देश के विकास में तो हर भारतीय को जुटना पड़ेगा। उनको पार्टी ये सब व्यवस्थाओं से ऊपर उठ के और ये देश आगे कैसे तरक्की करे,
इसमें पूरे देश के संपूर्ण देशवासियों की भूमिका। मतलब सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, सरकार की तो केवल नीतियां होती हैं। नहीं, सरकार की नीतियां होती हैं। सरकार की नीतियां सरकार नीतियां बनाती है, खुद तोड़ती है, खुद बनाती है, खुद तोड़ती है, खुद चलाती है। लेकिन देश का हर आदमी उस नीति में अपनी भागीदारी निभाए, ये भी अहम। चलिए, अभी हमारे साथ सुशील शर्मा जी जुड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। मैं उन तक आना चाहता हूँ। एक चीज जो यहाँ पे चल रही है, अवमूल्यन पैसे के अवमूल्यन के साथ साथ महंगाई, और महंगाई के साथ साथ आम आदमी की जेब कट रही है। महंगाई डायन खाया जात है, कुछ ऐसा करके एक गीत भी आया था कुछ समय पहले। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए भी इतनी स्कीम्स, इतने कार्यक्रम दिए हैं जनता को। 20,000 करोड़ की सहायता आम जनता के लिए की है। और आप देखिए, निःशुल्क दवा है, आपके हर तरह के आइटम चल रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं पूछ रहे, महंगाई के लिए पूछ रहे हैं। महंगाई का बताओ, महंगाई का ही जवाब दे रहे हैं। महंगाई का बताओ, महंगाई का ही जवाब दे रहे हैं। 1.5 लाख लोगों की भर्तियां हम कर चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा की भर्तियों का कार्यक्रम चल रहा है। आप ये देखिए, रोजगार के अवसर पूरे राजस्थान के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी नरेगा योजना जो है, रोजगार देने वाली, भारत सरकार लाई है। आप देखिए, कोई पंगु नहीं किया है। हर जगह लोगों को रोजगार मिल रहा है, हर जगह आर्थिक स्तर पे हर जगह मजबूती मिल रही है। पहले तो एक शब्द में ये कहना चाहूंगी कि यूपीए कड़ी से कड़ी जोड़ा देश के लोगों ने, ये सोच के कि हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होगा। लेकिन देश इस हालात पे पहुंच गया राज्य के साथ कि हमें याद आ रहा है कि विश्व विख्यात हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पी चिदम्बरम बहुत ही कैम्ब्रिज और कहाँ से पढ़ के आए, कौन सी डिग्री लेके आए कि देश को तरक्की पे ले जाएंगे। तो मुझे यूपीए 1 याद आ रहा है। मैं एनडीए की बात तो बाद में करूंगी, चौधरी जी का भी जवाब दूंगी। यूपीए फर्स्ट याद आ रहा है। उस समय रुपए की और डॉलर से कंपैरिजन, पॉन्ड से कंपैरिजन करते हैं तो उसकी कीमत राहुल के उम्र के बराबर थी, जो इनके राहुल बाबा हैं। और आज यूपीए 2 में, मैं बताना चाहती हूँ, यूपीए 2 में आज रुपए की कीमत क्या हो गई है डॉलर के मुकाबले? सोनिया गांधी के उम्र के बराबर होगी। ये काम ये अर्थशास्त्री ने बहुत बढ़िया, मैं बोली बहुत बढ़िया काम किया। और दूसरी बात बता रही हूँ कि इन्होंने कहा कि बीच की सरकार ने ब्रेक लगा दिया। आज धारणा पूरे देश में और राजस्थान में ये है कि ब्रेक और क्लच किसके पास है, ये अच्छी तरह से पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के रूप में देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जरूर हैं, लेकिन ब्रेक और क्लच ये सोनिया गांधी के हाथ में है। ये ब्रेक लगाने का काम एनडीए सरकार ने नहीं की थी योजनाओं में। एनडीए सरकार की उम्र ही कितनी थी, आजादी से लेके आज तक जोड़ लें तो एनडीए सरकार की उम्र बहुत छोटी थी। एक मिनट को कंप्लीट कर लेने दीजिए। और उसी का परिणाम रहा जो हम अभी तक बचे रहे। मेरी सुनिए तो सही, बोल तो लेने दीजिए। एनडीए सरकार के कारण ही आज जो थोड़ी बहुत स्थिति बची, अगर अटल जी जैसे दूरगामी नेता इस देश को मिल जाते ना तो इस दुर्गति पे राजस्थान या देश नहीं होता। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना और नदी जोड़ो योजनाएं हो जाती ना, कितना रोजगार मिलता, कितने लोगों के हाथ से महंगाई का निवाला जो आज उनके गले तक नहीं जा रहा है, ये सब चीज दूर होती। लेकिन हम तो विदेशी के गुलाम लोग हैं, विदेशी मानसिकता से देश चलाना चाहते हैं, जिसका परिणाम हुआ कि आज हम अमेरिका के गुलाम हो रहे हैं, इंग्लैंड के गुलाम हो रहे हैं। आजाद तो हम बहुत पहले हुए थे, लेकिन आज फिर हम गुलाम में ग्रसित हो रहे हैं। कारण इसका ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और महंगाई पे मैं बोलना चाहूंगी अतुल कि महंगाई की स्थिति, मुझे लगता है इनके घर में भी महिलाएं होंगी। सब कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आम जन लोग हैं, सबके घर में महिलाएं। एक बार अपने घर की महिला से तो पूछ लीजिए कि रसोई की क्या हालत है। जिस देश में 80% आबादी जिस देश की या जिस राज्य की 100 रुपए में अपना जीवन यापन करती हो और 40% लोग बीपीएल जीवन, जो गरीबी जीवन रेखा के नीचे जीते हो, उस देश में ऐसी ऊंची ऊंची बातें करके कि हमने सैलरी बढ़ा दी। कितनी सैलरी बढ़ा दी? अतुल जी ने सही कहा कि सैया खूब कमाते हैं, लेकिन महंगाई डायन खाए जाता है। तो महंगाई डायन नहीं है, सरकार डायन खाए जाता है, क्योंकि हमारी जेब पर एक चेंज कर दीजिए। ये सरकार है, महंगाई कोई अपने आप थोड़ी होती है, ये सरकार की देन है, सरकार की गलत नीतियों के कारण है। अगर सरकार के पास विजन होता तो खाद्य सामग्री के भंडारण की व्यवस्था करती, तो ये अव्यवस्था नहीं होती। इनकी आर्थिक नीतियां खराब है। इनके यहाँ सट्टेबाजारी जो बढ़ी वो इंटरनेशनल तक हम लोगों ने देखा, क्रिकेट का भी नमूना देखा
और देश और राज्य में खाद्य पदार्थों की जो सटोरियाबाजी जो होती है और वितरण प्रणाली इतना कमजोर किया इस सरकार ने, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन सब नीतियों के कारण। और फिर भी कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने इंडस्ट्री दी। मैं तो सुशील जी से पूछना चाहती हूँ, इंडस्ट्री आपके घर में लगी होगी, गहलोत साहब के घर में लगी होगी, राजस्थान के आम आदमी के घर में इंडस्ट्री नहीं लगी। भीलवाड़ा का कैसे सीमेंट फैक्ट्री पलायन हो गया, कॉटन उद्योग हमारा पलायन हो गया। आप जाके राजस्थान को तो देखिए, नरेगा का कटोरा देके हमारे में जो एक मैनेजमेंट स्किल होता था, एक युवा रोजगार अपनी बुद्धि से पैसा कमाता था, वो खत्म कर दिया। मैं तो ये सरकार को ये कहूंगी अतुल जी कि एक टेंडर करें कटोरा का, एक कटोरे का टेंडर करें और सभी नागरिकों पे बांटे वो, और ताकि वो बेचारा कटोरा लेके सड़क पे खड़ा हो जाए। सरकार कभी 1500 रुपए दे देगी, कभी 1000 रुपए दे देगी, कभी कंबल के पैसे दे देगी, कभी लुगड़ी के पैसे दे देगी। थोड़े से लालच के लिए भार वाहनों में क्षमता से अधिक माल का लदान न करें। भार वाहनों में ओवरलोडिंग खतरनाक है, ये दुर्घटनाओं को निमंत्रण है। ओवरलोडिंग से सड़कें टूटती हैं, दुर्घटना और जान की संभावनाएं बनी रहती हैं। साथ ही ओवरलोडिंग आपके ट्रक या लोडिंग वाहन को भी नुकसान पहुंचाती है। ओवरलोडिंग करना और करवाना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। ऐसा करते हुए पाए जाने पर भारी आर्थिक जुर्माना, चालक का लाइसेंस निरस्त, परमिट निलंबन, वाहन का फिटनेस निरस्त और वाहन भी जब्त किया जा सकता है। असुविधा से बचें, दुर्घटना से बचें, ओवरलोडिंग न करें। परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। आपने जिसे कॉल किया है वो दूसरे कॉल पर व्यस्त है। बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, तो वस्त्र क्यों रहे अशुद्ध? क्योंकि आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है। पशु चर्बी? इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, शुद्धता और सफेदी दोनों बरकरार। लो भाई, लो आप भी लो। ये क्या? पोल्यूशन मास्क। आई एम नॉट वेयरिंग इट। यार इसमें तो मेरी शक्ल ही नहीं दिखेगी। क्या करें, टीवी की पिक्चर में पोल्यूशन होता है ना। पोल्यूशन इन द पिक्चर? अपने टीवी के सिग्नल से पोल्यूशन हटाओ। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD फॉर द क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर्स। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। घोड़ा बनकर सपने देखकर रात दिन थके न हारे, तू चला। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा। सच कर देंगे सपने। होंडा। अरे पता है, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा खाते को अपने आधार नंबर से जोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से सीधे अपने खाते में लाभ की राशि पा सकते हैं। तो अपना खाता आज ही आधार नंबर से जुड़वाएं। यदि बैंक खाता नहीं है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना खाता खुलवाएं और अपना आधार नंबर उससे जुड़वाएं। याद रखें, आधार युक्त खाते के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। हर साल की तरह इस बार भी होगा सब कुछ खास। खूबसूरत डिजाइन, बेहतरीन क्वालिटी और अद्भुत कारीगरी का अनोखा संगम। एक से बढ़कर एक डायमंड, कुंदन मीना और कलर स्टोन ज्वेलरी का नायाब कलेक्शन। इन ज्वेलर्स एसोसिएशन शो जस्ट 2013 19 से 22 जुलाई, बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर। बातों से फुर्सत होगी तो मेरे से बात करेंगे ना। MTS के ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे गिरिराज गर्ग साहब के पास आना चाहता हूँ, सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे बीच बैठे हैं।
बातें बहुत हो रही है सर, राजनीतिकरण हो रहा है। अब कहीं ना कहीं महंगाई का भी राजनीतिकरण हो रहा है, और जिस तरीके से हम यहाँ बैठे हैं वहां पे भी महंगाई का राजनीतिकरण हो रहा है। और मील साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारा भी सोच लो, राजनीति से बाहर निकल के सोच लो, आम आदमी का सोच लो। अब क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से देश के अंदर हर आम आदमी के लिए सोचा जाता है। सरकार जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चुनी जाती है तो आम आदमी को सोच के ही नीतियां बनाई जाती है। जैसा कि अभी सुमन जी ने कहा कि डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है कि जब यूपीए फर्स्ट बना था तो राहुल जी की उम्र का रुपए की कीमत डॉलर थी और आज सोनिया जी की हो गई। ये जुमले पढ़ने से देश नहीं चलेगा। आपकी भी जिम्मेवारी इस देश के प्रति उठती है। संसद में आप बैठना नहीं चाहते हैं, चर्चा आप करना नहीं चाहते हैं, सरकार को आप देना नहीं चाहते हैं। आप खुद ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी विश्व के सबसे बड़े और अच्छे अर्थशास्त्री है, चिदम्बरम जी जो है एक अच्छे अर्थशास्त्री है, लेकिन उसके बाद आप जब संसद में बैठ के चर्चा ही नहीं करेंगे, सरकार को किसी प्रकार का सुझाव ही नहीं देंगे, तो और आप यहाँ खाली अपने जो सोच है कि हमें सरकार की आलोचना करनी है। भाई देश की जिम्मेवारी आपकी भी है। देश के अंदर आप भी तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने की विषय में सोचते हैं। आप विपक्ष की भूमिका आप भी तो निभा सकते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर 4.5 साल के अंदर विपक्ष कहीं नहीं दिखा, और आज हम जो है वो राजस्थान सरकार की आलोचना कर रहे हैं। केंद्र की सरकार जब संसद में बैठती है, पार्लियामेंट आप चलने नहीं देते। सर, छोटे से मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट में महंगाई कम हो रही है क्या? पार्लियामेंट में महंगाई कम हो रही है क्या? जनता पार्लियामेंट में महंगाई कम होगी क्या? आलोचना करने के लिए महंगाई की बात ये कर रहे हैं। जिस समय एनडीए की सरकार थी, क्या उस समय गैस के सिलेंडर के 200 रुपए नहीं बढ़े? उस समय महंगाई का एहसास नहीं हुआ? वो जो एनडीए के सरकार में जो 7 बार 200 रुपए नहीं बढ़े, वो महंगाई का एहसास नहीं हुआ था। आज गलत, बिल्कुल नहीं बढ़े थे। अतुल जी, इनका कहो कि आईक्यू सही कहें, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप। 200 कभी नहीं बढ़े थे। 10, 20, 50 कच्चा तेल 200 रुपए पहली बार आप ही की गवर्नमेंट में बढ़े, कभी नहीं बढ़े। लाहौटी साहब, मैं एक बार राजेश कोठारी जी के पास आना चाहता हूँ। एक बार राजेश कोठारी जी के पास आना चाहता हूँ। मैं आऊंगा। अरे एक सेकंड दे रहा हूँ। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। अतुल जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ कांग्रेस के सारे लोग, हमारे मित्र लोग बैठे हैं। आप राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। आज देश का आम आदमी कहता है कि कांग्रेस का सिंबल जो हाथ है, ये हाथ पड़ेगा टाट पे और चीनी बिक रही है 60 पे। आज क्या देश की हालत हो गई है? आटा, दाल, चावल, चीनी। एक आम गृहिणी, आप यहाँ पीछे महिलाएं बैठी, आप पूछिए, आम गृहिणी का घर चलाना कितनी भी आप ये जो कांग्रेस के जो लोग कह रहे हैं कि हमने आमदनी बढ़ाई है, हमने 6 पे कमीशन लागू किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं नौजवान हूं, यदि युवाओं की बात करो तो राजस्थान में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे एमबीए कॉलेज इसलिए खाली पड़े हैं कि इस महंगाई की मार में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, और घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये इस देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री का ये देन है। सुमन जी ने कहा कि राहुल जी की उम्र से डॉलर शुरू हुआ, सोनिया जी की उम्र में आ गया, तो क्या मनमोहन जी की उम्र में 81 रुपए डॉलर को ले जाना चाहते हैं? किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं? बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, बात कर रहे हैं अमेरिका की। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों से ये कहूंगा कि इससे धरातल पर आए। आप जिस जमीन पर बैठे हैं उस जमीन की बात करें। जिस राजस्थान में हम बैठे हैं वहां लाखों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, वहां आटा, दाल, चावल, चीनी खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। आप कह रहे हो कि हम मुफ्त में दे रहे हैं। आप मुफ्त में कटोरा लेकर तो दे रहे हो, लेकिन मुफ्त में जीने का अधिकार भी दो, मुफ्त में मांगने का अधिकार जरूर दे रहे हो आप। अब आप देख चुके हैं जो देश के कर्णधार हैं, कोई हाथ का और कोई कमल का, उनकी चर्चा का स्तर देखकर एक आम व्यक्ति त्रस्त है, परेशान है। ये सिर्फ नूरा कुश्ती करते हैं, इनके मन में किसी के प्रति कंसर्न नहीं है, दया नहीं है, भावना नहीं है। ठीक है, व्यक्ति पूजा में भरोसा करते हैं, कोई उसको अम्मा बताता है, कोई उसको क्या बताता है। मैं माफी चाहूंगा, मैं क्षुब्ध हूं कि हम सही दिशा में पहले भी नहीं थे और अभी भी होना नहीं चाह रहे हैं। इतने ठोकर खाने के बावजूद अगर मेरे मित्र लोग एक दूसरे को आईना दिखाने में तुले हुए हैं, क्षमा चाहूंगा, इस देश का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है, ये सोचने की बात है। चर्चा को हमारे कांग्रेसी मित्र और कहीं ले गए। अभी इन्होंने एक बात कही, मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं कि विपक्ष पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करता इसलिए महंगाई बढ़ रही है, शायद ये कह रहे हैं। लेकिन क्या जब पूरे विपक्ष ने जब पूरे विपक्ष ने एक होकर ये कहा कि इस देश में रिटेल सेक्टर में एफडीआई नहीं आनी चाहिए, तो क्या इन्होंने सुना?
और इन्होंने एफडीआई को लागू किया पूरे विपक्ष की आवाज के बावजूद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी थी या कोई भी पार्टी थी, इन्होंने रिटेल सेक्टर में नहीं, इन्होंने लागू किया। चर्चा और कितनी भी चर्चा हुई हो, मैं किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने के 21 पैरामीटर के अंदर ये सरकार किसी पैरामीटर खरी नहीं उतरती है। हम सोचने को विवश हैं कि क्या ये पॉलिसी कंटिन्यू होगी, और होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। चलिए, मैं मिथिलेश जी के पास आना चाहता हूं, यहाँ पर मिथिलेश राठौड़ जी के पास, मंडल अध्यक्ष हैं मालवीय नगर से, उनसे जानना चाहता हूँ, एक गृहिणी होने के नाते महंगाई की मार कहाँ तक? हमारे घर में हम 5 मेंबर हैं, 5 कमाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। पेट्रोल इतना महंगा है, सब्जियां इतनी महंगी है। अब एक आम आदमी सब्जी खरीदेगा, पेट्रोल भी उसको आने जाने के लिए चाहिए, सुविधा के लिए। हर चीज में महंगाई है। बच्चों की पढ़ाई की फीस है दुगनी तिगनी चौगनी होती जा रही है। तो एक गृहिणी का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि बीच में तो एक सिलेंडर 1200 समथिंग का हमें मिला था। सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं तो पता नहीं ये कहाँ जाएगा। जो गरीब आदमी है वो तो जीने का अधिकार भी नहीं रखता। मैं ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे कच्ची बस्ती है। वहाँ की जो महिलाएं आके मेरे पास रोती है, हम क्या करें, हमारा काम नहीं चलता है। और जो वास्तविक उनको वृद्धावस्था पेंशन बीपीएल वगैरह है जो उनको नहीं बन रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जिनकी पहुंच है उन्हीं को बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। नहीं, बीपीएल की अब परिभाषा बदल गई है, भारतीय पैसे वाले लोग। बीपीएल का परिभाषा बदल गई है, बीपीएल का वो स्तर नहीं रहा। 500 रुपए की पेंशन देके आप लोगों को एक लालच दे रहे हैं, उसके बाद पेंशन देके पेंशन के बदले में आप महंगाई कितनी दे रहे हैं लोगों को। लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन फीस इतनी महंगी होने के कारण पढ़ा नहीं पाते। आज आम आदमी सोचता है कि अपने सब्जी रोटी किस तरह से बनाएं, किस तरह से खाएं। लेडी रसोई में जाती है तो पहले सोचती है कि क्या सब्जी बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। इतनी महंगाई है लेकिन सरकार इस चीज पे नहीं सोच रही। वो तो बीपीएल के नाम पे लोगों को एक धोखा दे रही है, दवाइयों के नाम पे एक धोखा दे रही है। प्याज रोटी गरीब को खानी चाहिए। अब गरीब प्याज जब इतना महंगा है तो वो रोटी प्याज कहाँ से खाएगा। और दाल, एक गाना है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अरे जब दाल ही महंगी है तो प्रभु के गुण कहाँ से गाएंगे। आज मांग और पूर्ति का संतुलन बैठ जाए तो महंगाई खत्म हो जाए। आज हजारों करोड़ों अरबों रुपए क्या होता है कई योजनाओं में जाता है, परंतु कहाँ जाता है? आज गरीब के पास क्या आता है? कुछ नहीं आता है। आज आलू प्याज टमाटर सब है। ये चीज क्या है? मांग और पूर्ति। आज देश में जो आसीन है, कोई भी हो वो देश में आसीन है, उसकी व्यवस्था सही करे। चलिए आज चलिए इधर दे दीजिए। महिलाओं की तो आज यही स्थिति है कि हर बार हम बजट बनाते हैं अपना कि इस महीने में तो शायद हमारा चल जाएगा। वो बजट बनाते हैं उससे पहले तो सुबह पेपर में आ जाता है कि आज 2 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया है, सब्जी बढ़ गई है। कल दूध, आज सुबह पड़ा कि दूध, अब दूध के लिए 50 रुपए की जगह 100 रुपए कहाँ से देंगे। एकदम से जब कोई लिमिट ही नहीं है, 50 पैसे बढ़े 2 रुपए बढ़े। 65 साल की आजादी में हम इस देश को शुद्ध पानी नहीं पिला पाए, है ना? शुद्ध पानी नहीं मिला पाए तो आप बाकी बातें तो छोड़ दीजिए। पीछे से एक और माइक दे दीजिए पीछे। पेट्रोल जहां पाकिस्तान के अंदर 26 रुपया, नेपाल के अंदर 34 रुपया, बांग्लादेश के अंदर 26 रुपया है, वहीं भारत के अंदर ये 82 रुपया है। टोटल इसकी बेसिक कॉस्ट 16 रुपया 50 पैसे भाई साहब। 16 रुपया 50 पैसे इसकी बेसिक कॉस्ट है। 11 रुपया समथिंग, 16 रुपए व्यवस्था कर रहे हैं। राजस्थान रिफाइनरी चालू हो रही है, सेंट्रल टैक्स है, ये सब मिला के 50 रुपया पड़ता है भाई साहब। 50 रुपया। 32 रुपया जो है ये कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है। ये 32 रुपया जो ऊपर से लिया जा रहा है। सीमित आय है और असीमित महंगाई है। जितनी भी 60 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहते हुए, लेकिन जन योजनाओं के लिए, जन लोगों के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लागू करी जिससे कि आम जनता को फायदा मिले। चलिए मैडम को दे दीजिए। महंगाई का मापदंड एक ये हो गया, रोज पेपर में पढ़ने को मिलता है कि आर्थिक तंगी से आकर सुसाइड किया। तो क्या गरीब क्या मरता ही रहेगा? अगर इसी तरह अगर महंगाई बढ़ती रही तो गरीब मरता रहेगा। सुशील जी, बहुत सारे सवाल कहीं न कहीं कुंठाओं के बीच में, आम आदमी की कुंठाएं। एक बात मुझे इतनी सी बता दीजिए कि जिस देश के अंदर पिछले इन सालों में 40 लाख करोड़, एक गिनती बता रहा हूं मैं, 40 लाख करोड़ के घोटाले हो जाएं, जिस देश को हम 40 लाख करोड़ के घोटालों का देश कहते हैं, उस देश में कहां पैसे की कमी आ रही है? आप पहली बात तो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
आम जन के लिए भारत सरकार ने, कांग्रेस के लोगों के अलावा सभी गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। नहीं, अतुल जी एक मिनट में बात करना चाहूंगा। मेरे बड़े सुशील जी, आप बड़े भाई हो, सुशील जी आप बड़े भाई हो। उनकी बात सुनिए, मैं काउंटर दूंगा। 1 रुपए किलो में बीपीएल और एपीएल वालों को 5 रुपए किलो आटा तैयार करके दे रहे हैं। एक सेकंड। ऐसा कोई कार्यक्रम 10,000 करोड़ की सुविधा बुलाओ ना, राजस्थान की सरकार ने किसने किया है? बुलाओ उसको, आपके घर तक पहुंच रही है। आम आदमी को राहत दी है। पूरी दुनिया राजस्थान की मेडिकल व्यवस्था पे, निःशुल्क दवा पे शोध कर रही है, मशीन है, लगाने की बात कर रही है। ये पहला राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां गरीबों के लिए महंगाई से मुकाबला करने के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी एक से एक कार्यक्रम और सेव कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए 1.5 लाख रोजगार दिया, 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। पूरा राजस्थान की सरकार एक मॉडल बनी है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आम आदमी का दर्द कौन सी पार्टी बात करना चाहती है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आम आदमी का दर्द कहीं ना कहीं वहीं पर रुका हुआ है जहां पर मैं चाह रहा था। मैं पीछे से कुछ सवालात इधर से निकलना चाहते हैं, मैं जल्दी से आ जाइए। इन्होंने कहा कि 6 साल के हमारा राज बहुत बढ़िया था, हमारी नीतियां अच्छी थी। अगर आपकी नीतियां अच्छी होती तो आप दोबारा राज में आते। चलिए वो बात वहां खत्म हो गई। उसके बाद मैं कल से मैं बड़ा परेशान, जाते आते रहे। समझिए, 1 मिनट, जब आप बोले मैं चुप रहा। मैं कल से मैंने आपके एक बयान सुने रविशंकर प्रसाद जी के, और उन बयान को सुनने के बाद मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक इंडियन ने एक अमेरिकन से ये पूछा कि यार आपके यहाँ डॉलर की कीमत 50 रुपए क्यों है? तो अमेरिकन ने ये जवाब दिया कि हमारे यहाँ डॉलर की कीमत 50 रुपए इसलिए है कि जितने तुम्हारे देश का तुम्हारे भारत देश के जो 50 आदमी मिलके अपने देश से प्यार करते हैं, उससे ज्यादा प्यार हमारा एक अमेरिकन करता है। ये बहुत सही बात कही है। तो बहुत सही बात है, ये धरातल की बात है, ये धरातल की बात है। जिस दिन हमारे लोग अपने देश को प्रेम करना चालू कर देंगे, उस दिन जैसे सोनिया गांधी से प्यार करना बंद कर देंगे, उस दिन हो जाएगा ये। अशोक जी, सोनिया गांधी से प्यार करना बंद करेंगे तो हो जाएगा। आपने एक सवाल उठाया था, कब तक हम विकासशील का ठप्पा लेके चलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन 50 आदमी अमेरिकन के बराबर अपने देश को प्यार करना चालू कर देंगे, उस दिन विकासशील ठप्पा हट जाएगा। चलिए पीछे माइक दीजिए, एक बार पीछे माइक दीजिए। हाँ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कि देश और देश की जनता मरती रहेगी और राजनीतिक दल जितने भी हैं जो आम आदमी के वोट से अपनी सरकार बनाते हैं, वो उसी के बिहाफ पे अपना जनता के खून पसीनों की कमाई से अपना भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। आखिर कुछ तो देश के लिए सोचे, कभी तो देश के लिए सोचे, अपनी राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर सोचे, तब तो हम इस देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। जैसा कि अभी कोठारी सर ने कहा कि आज का ये जो माहौल बना वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में हमें भाग नहीं लेना चाहिए था। मेरा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे संसद में हो, कम से कम हमें अपनी राजनीतिक आत्माओं से बाहर निकलकर धरातल पर आम आदमी बनकर सोचना होगा। चलिए, देशी वस्तुओं का उपयोग आम हिंदुस्तानी नहीं करेगा जब तक अपना भारतीय पैसा विदेशों में जाता रहेगा और अपनी महंगाई की मार में मरते रहेंगे। चलिए, मैं एनके शारदा साहब के पास आना चाहता हूं, अंतिम दौर में एनके शारदा साहब के पास आना चाहता हूं। शारदा साहब, क्या लगता है आपको कि ये सारी चर्चाओं के बीच में जहां महंगाई का मुद्दा था, उस महंगाई के मुद्दे को कहीं हमने छोड़ा, कहीं राजनीतिकरण में आए, परंतु कुछ चीजें हमारे बीच निकल के आई, कुछ चीजें ऐसी निकल के आई जो बिंदुओं के बीच में चली, और उसके बीच में आपको क्या लगता है कि वाकई में अब आपका अंतिम दौर में ये क्या फैसला हो सकता है कि महंगाई को खत्म करने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, वो आपने सही कही कि राजनीति में जो अपन आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। महंगाई क्यों है, इसके रूट पे जाना पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा रूल है कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो नेचुरली महंगाई होगी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें जो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज है, जो हमारा खुद का इंडस्ट्री है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। हम बहुत टाइम तक विदेशी नीति पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और जैसे ही हम हमारे खुद की इंडस्ट्री, जिसमें एसएसआई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के 15-20 साल पहले एसएसआई सेक्टर का 80% रोल होता था और वो हमने खत्म कर दिया, क्योंकि बाहर से बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने सबको खा गए। तो एसएसआई सेक्टर को वापस डेवलप करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी महंगाई कम हो जाएगी। तो हमें इस पर जाना पड़ेगा। क्षमता से अधिक यात्री वाहनों में सफर करना खतरनाक है। निर्धारित से अधिक संख्या में यात्रियों से भरे हुए वाहन अक्सर अपना संतुलन खो बैठते हैं, जो सड़क दुर्घटना का कारण बनता है। जल्दीबाजी एवं लापरवाही अच्छी नहीं है। आपका जीवन अनमोल है। यात्री वाहनों की छतों पर न बैठे, पीछे पायदान पर न लटके। ऐसा करते हुए पाए जाने पर भारी आर्थिक जुर्माना, चालक का लाइसेंस निरस्त।
परमिट निलंबन, वाहन का फिटनेस निरस्त और वाहन भी जब्त किया जा सकता है। छत पर बैठने पर आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। क्षमता से अधिक यात्री वाहनों में सफर करने से बचें, दुर्घटना से बचें, जीवन बचाएं। परिवहन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसीन, लीकेज का डॉक्टर। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। घोड़ा बनकर सपने देखकर रात दिन थके न हारे, तू चला। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा। सच कर देंगे सपने। होंडा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। यस। सोसाइटी में सबसे ज्यादा सर्विस टैक्स पे करने का अवार्ड जाता है मिस्टर विवास को। पापा, ये अवार्ड आपको क्यों नहीं मिला? बेटा, ये अवार्ड आपके पापा को भी मिलेगा, क्योंकि अब सरकार लाई है वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम 2013। इस योजना के तहत नॉन फाइलर, स्टॉप फाइलर और त्रुटिपूर्ण सेवा कर रिटर्न फाइल करने वाले 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 तक के डी सेवा कर की सत्य घोषणा करके ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये भुगतान 2 किस्तों में भी किया जा सकता है। सेवा कर अदा करें, खुद पर गर्व करें। घोड़ा बनकर सपने देखकर रात दिन थके न हारे, तू चला। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा। सच कर देंगे सपने। होंडा। बातों से फुर्सत होगी तो ये मेरे से बात करेंगे ना। MTS ऑलवेज टॉप प्लान के साथ ये तो होना ही है। अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसीन, लीकेज का डॉक्टर। सूखा खाना, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, दवाइयाँ, और ये डॉट्स कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे महके जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDA में। नंदराज, विश्व प्रसिद्ध बीकानेर की भुजिया, पीढ़ी नई, परंपराएं वही। नंदराज भुजिया, बीकानेर की भुजिया। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. घोड़ा बनकर सपने देखकर रात दिन थके न हारे, तू चला। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा। सच कर देंगे सपने। होंडा।
अंसारी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार फिर से नीतियों को पुनर्भाषित करने की सख्त जरूरत है। ऐसा ही थी। अच्छा, एक सवाल और आपसे, क्या पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा पार्ट निभा रही है इस महंगाई? सर, अगर ये बात होती तो चाइना हमसे बहुत पीछे होता। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही। मैं यही जवाब आपसे चाह रहा था। चाइना बहुत पीछे होता। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, दूसरों को करता है उसको लंगी मार को गिरा देते। एक बात। दूसरी बात, जब तक क्लियर आर्थिक सोच की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जैसे एक भाई साहब बोले 20,000 करोड़ राजस्थान सरकार ने खर्च करा। अरे कहाँ खर्च करा, किसका पैसा है? मेरा पैसा, ईमानदारी से मैं टैक्स पैसा किया हुआ है। मेरा पैसा आपने वहां दे दिया जहां आप उनको सक्षम बनाते, रोजगार जनरेट करते सार्थक रूप से। मुझे बहुत खुशी होती। बहुत सही। एक अर्थशास्त्री की आवाज है ये, एक अर्थशास्त्री की आवाज है जो कहीं ना कहीं निकल के आई। देखिए, मैं भी गरीब के लिए लड़ता हूँ सर। मैं भी का मादा रखो। मैं भी गरीब के लिए लड़ता हूँ सर, पर उसको पंगु नहीं करता, उसको दौड़ाता हूँ, उसको चलाता हूँ। और चलो 2 कदम चलता है, 7 चले जाओ। अभी एक बहुत बड़े उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं। कल ही एक एनजीओ प्रोग्राम आया, अच्छा प्रोग्राम था कि साहब आप हमें ये पैसा दीजिए, हम इस बच्चे को 6 महीने तक पढ़ाएंगे। दिल बहुत खुश हुआ, लोग सार्थक काम कर रहे हैं। किसी को पैसा बांट नहीं रहे हैं। आप किसी को फ्री में चीज दोगे, वो नाकामा हो जाएगा। इस देश की अर्थव्यवस्था ऐसा ही कुछ आपको बता रही है। चले जसवंत मील साहब, हमें कुछ ठोस कदम ऐसे उठाने चाहिए। योजनाएं बनती है, ठीक कर रहे हैं आप, गरीबों के लिए बनती है और कुछ गरीब फायदा भी उठाते हैं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि गरीबों को पंगु बना देवे और उसका असर जो टैक्स पेयर है उन पे हद से ज्यादा आ जाए। बिल्कुल सही, चोरियां बढ़ेगी उससे। अब जैसे नरेगा है, मैं दिल से तारीफ करूंगा इस योजना की, बहुत अच्छी है क्योंकि इसका पैसा घूम रहा है सब जगह। आज कहीं भी कमाएगा ना वो पैसा हर सेक्टर में जाएगा, लेकिन उसको कहीं प्रोडक्शन से जोड़ना चाहिए। आज जैसे मेरी हैंडीक्राफ्ट, साहब आपको नहीं लगता जैसे जयपुर की इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज भी आज कहीं ना कहीं पंगु होती जा रही क्योंकि लेबर नहीं आ रही उनके पास। लेबर इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि उनको घर बैठे पैसा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ ही रही है नरेगा से। प्रॉब्लम कहीं नहीं, इस सेक्टर को अगर उस नरेगा के साथ हम जुड़ने को तैयार है, हमारी इंडस्ट्री जुड़ने को तैयार है। बहुत गवर्नमेंट ये बहुत अच्छा उपाय बताया कि वो कम से कम प्रोडक्शन में आपने खड्डे खोद दिए, शाम को उनको बूर दिए, मतलब ये क्या नरेगा? नहीं, वो प्रोडक्शन ये कहना है कि जो स्टेब्लिश जितनी ये है इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ऊपर कहीं नरेगा को साथ में लेके चलाया जाए। उनको साथ जोड़ो ताकि इंडस्ट्री पैसा देगी, सरकार पैसा देगी, तो उसको तो गरीब को तो डबल मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री वाले का काम भी होगा, उसका काम का खर्चा नहीं होगा। सुशील जी क्या कहना चाहते हैं अंतिम दौर में क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूं, पार्टी के आत्मा के, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गरीब की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है और आम आदमी जो पीड़ित है उसकी मदद करना सरकार ने एक से एक कार्यक्रम देकर के किया है। कर्मचारियों के लिए टीएडीए बढ़ रहे हैं, उनके भत्ते बढ़ रहे हैं, भारत सरकार बढ़ाती है, राजस्थान सरकार भी बढ़ा देती है। 5 वेतन 6 वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग की मांग चल रही है। इधर उद्योगपतियों के लिए राजस्थान सरकार ने बेहतरीन सेवाएं और सुविधाएं दी हैं। एक ऐसा अच्छा वातावरण राजस्थान में बनाया है। रिफाइनरी राजस्थान में आई है, आपको 10 लाख पक्के मकान, 1.5 लाख लोगों को रोजगार, 1 लाख की भर्तियों का प्रयास प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हम ये जो कह रहे हैं, एक जो वातावरण बनाने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब 4.5 साल तक वो लंदन में बैठे रही महारानी, जब तो इनको बात नहीं होगी, ये गलत बात है। ये आपके गहलोत रह के क्या किए? ये विदेशी बातें मत करो, गलत बात है। जवाब मेरा देना जरूरी था। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने आम और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पूरा प्रयास किया है मदद करने का और राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाने का। क्या किए? देश को लूटने का काम किए। गहलोत जी कब आए? गहलोत जी, अरे बहन जी बैठो, तो एक बार भी नहीं आए। केवल नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली में बैठ रहे थे, मैडम आपकी एक बार भी नहीं आए यहाँ पे। देखो अतुल जी बैठिए मैडम, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। देखो अतुल जी कोई एलिगेशन नहीं, सीधी बात। ये व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, लेकिन ये व्यक्तिगत आरोप लगने से हमें पता चला कि सामने भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आप तो केवल मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दा महंगाई का है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में जब तक किसान को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए नीति नहीं बनेगी, किसान मजबूत नहीं होगा, गांव में योजनाएं नहीं बनेंगी, गांव में जब तक सब सुविधाएं नहीं मिलेंगी, एक सेकंड, तब तक अब मेरे को बात कर लेने दीजिए, तब तक ये महंगाई का मुद्दा बढ़ता रहेगा। अब कोई नहीं बोलेगा इधर। और मैं ये व्यक्तिगत पार्टी के बिहेव पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले जो 4.5 साल में राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट चली, वो गांव के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए,
किसान के लिए और व्यापारी के लिए। सर सुझाव पे आ जाए। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अब आपके पास क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण कि हम इस महंगाई पे कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। बस ये एक आखिरी जुमला 2 लाइन में दे दीजिए। देखो, भारत के अंदर ये सत्य है कि कम ज्यादा से ज्यादा भारत में निर्मित चीजों का उपयोग करें और हर भारतीय को आज के दिन जो सबसे ज्यादा, एक भाई कह भी रहे थे, पेट्रोल जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो अपने को इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इंपोर्ट घटे, एक्सपोर्ट बढ़े। चलिए, तो इस देश गिरिराज गर्ग साहब आखिरी दौर में 2 शब्दों में क्या सुझाव? हाँ, ये बता दीजिए। मेरा तो इसमें यह सुझाव है कि निश्चित रूप से महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए और महंगाई हर आम आदमी के, गरीब से संबंधित होती है, लेकिन जब तक इस महंगाई के ऊपर डिमांड और सप्लाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, देश में कल कारखाने नहीं बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ेगी, उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे, तब तक महंगाई पे कंट्रोल किया जाना आसान नहीं है। और निश्चित रूप से महंगाई कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ये मार खाती है कि जब पेट्रोलियम की हम इंपोर्ट करते हैं तो वो जो पैसा जो हम देते हैं उसका असर निश्चित रूप से महंगाई पे पड़ता है। इस बात को भी हमें मानना पड़ेगा। और मेरा तो सुझाव यह है कि हमें दलगत राजनीति से उठ के इसके ऊपर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबको बैठ के इसके ऊपर विचार करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। खाली आरोप लगाने से देश की महंगाई कम नहीं होगी। चलिए, मुकेश पारीक जी, मैं आता हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि महंगाई जो बढ़ रही है उसमें एक प्रमुख कारण है, वो है भ्रष्टाचार। वो इसलिए कारण है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, कि भ्रष्टाचार बढ़ने से योजनाओं में जो जनता का पैसा है वो नहीं पहुंच रहा है। आपने देखा होगा, चाइना का एक रेल मंत्री जब भ्रष्टाचार करता है तो उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जो भी कोई भ्रष्टाचार करते हैं, एक प्रदेश में, हमारे ही प्रदेश में एक कंपाउंडर 200 करोड़ का मिलता है, उसमें हम ये सोच सकते हैं कि उसमें सरकार से लेके और नीचे अधिकारी तक उसमें मिले हुए होंगे। तो अगर ये भ्रष्टाचार इस देश में कम करने का ये कांग्रेस सरकार प्रयास करती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये भी एक बड़ा कारण होता महंगाई कम करने। सुमन जी, बार बार जो पब्लिक या आम आदमी बोलती है कि किसी भी विषय का राजनीतिकरण नहीं करें, तो देखिए देश में जब लोकतंत्र है तो राजनीतिकरण होगा ही। तो इस बात को कह के यहाँ बैठ के आम आदमी चर्चा करेगा तो देश की स्थिति नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। जब तक देश में राज करने वालों की इच्छा शक्ति नहीं बनेगी, आम आदमी को अब सड़क पे आना ही पड़ेगा, सरकार को झकझोरना पड़ेगा। मैं जो बात कह रही हूँ कि जो सारी स्थिति है, महंगाई है, ये कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं, बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं और आम आदमी मांग रही है, पर इसका निराकरण जो रूलिंग पार्टी है उसी को करना है। हम लोग तो उठा सकते हैं, ये सरकार जो भी रही, केंद्र हो या राज्य, इन्होंने इस पे प्रयास नहीं किया। हमने प्रोफेसर साहब की बात सुनी, हमने सीए साहब की बात सुनी, सबने कहा गलत नीतियां, गलत नीतियों के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है, आम आदमी जिम्मेदार नहीं है। मैं बता नहीं, सुझाव ही दे रही हूँ। इसलिए कुल मिला के अगर 9-10 साल शासन किया जिस पार्टी ने, और आजादी से अब तक का कैलकुलेशन कीजिए तो किस पार्टी ने इस देश पे राज किया, तो जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। अगर ये नीतियां सही होती तो आज हम कटोरा लेके सड़क पे नहीं होते। और दूसरी बात, कुल मिला के एक आम महिला के नाते, एक आम आदमी के नाते, मुझे उस शायर की 2 लाइन याद आ रही है अतुल, जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंखों में चुभन सी है और सीने में तूफान सा क्यों है, और इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस सवाल, हाँ, बीमार परेशान सा क्यों है, ये सवाल ढूंढना पड़ेगा। मुफ्त दवा, मुफ्त अनाज और मुफ्त रोटी के बाद भी इस पूरे शहर के लोग, पूरे देश के लोग परेशान सा क्यों है, इसकी जिम्मेदारी राजनीतिज्ञों को लेनी पड़ेगी और लेनी पड़ेगी। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, सब संभ्रांत लोग हैं, सब पढ़े लिखे और मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैंने कहा कि आटा, दाल, चावल, चीनी, ये एक आम व्यक्ति के बूते से बाहर की विषय हो गया। तो हम जब ये गारंटी बिल दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इन बिलों से और विकसित देशों की बात करने से और विकासशील की बात करने से इस देश के गरीब का पेट नहीं भरने वाला। इस देश के गरीब को पेट भरने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर हमें उस गरीब के लिए सोचना पड़ेगा, उस गरीब को सक्षम बनाना पड़ेगा, उसको, इस नौजवान को स्कूल और कॉलेज भेजने लायक और उसको परिवार को वहां पढ़ाने लायक बनाना पड़ेगा, जब जाकर ये देश चलेगा। अन्यथा इस देश की अर्थव्यवस्था में इसी तरह से डॉलर 81 रुपए पे जाकर और कहीं इस देश की अर्थव्यवस्था ठप नहीं हो जाए और हमारा कहीं भट्टा नहीं बैठ जाए, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। अगर हम बात करें महंगाई की, तो आज महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि एक गरीब इंसान
दाल रोटी भी नहीं खा सकता। ये दाल रोटी खाने के लिए कम से कम सरकारों को सोचकर और दाल रोटी तो सस्ती करें। बढ़ती हुई महंगाई और गिरता हुआ रुपया आज हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान दोनों ही सरकारों को सोचकर जरूर निकालना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले और उनका भविष्य उचित जगह पर पहुंच सके। किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि अगर किसी को आप एक रोटी देते हैं तो उसका एक समय के लिए पेट भरते हैं, परंतु उसे रोटी कमाने के लिए गुर सिखाते हैं तो ताज जिंदगी के लिए उसे कहीं ना कहीं आप रोटी का जुमला देते हैं। परंतु एक बात और भी है, जहां मेरे जहन से निकलती है कि मैं अपने घर को दीमक से बचाता रहा पर इस देश को कुछ कुर्सी के कीड़े खा गए। यहाँ पर आके एक बात खत्म आती है, क्योंकि हमको आम आदमी को ये सोचना पड़ेगा या आम आदमी को अब सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर इस महंगाई की मार को अगर वो नहीं झेल पाए, आत्महत्याएं रोज हो रही है, परंतु क्या यह आखिरी निर्णय है इस देश का, या विकासशील होने की गति में हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। रुपए का अवमूल्यन बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं, परंतु उसके साथ साथ डॉलर का बढ़ना वो भी बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ साथ आदमी का भी अवमूल्यन हो रहा हो। जिस देश के अंदर आदमी के बारे में नहीं सोचा जा रहा हो, आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा जा रहा हो, उस देश के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान आ जाते हैं, उस सरकार के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान आ जाते हैं। ये आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे